वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। मैं निखिल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर जियोग्राफी, और जियोग्राफी में एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो, चाहे तो देखो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो चाहे तो उत्तराखंड पीसीएस की, ठीक है, या फिर यूपी पीसीएस की, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें प्री और मेंस होता है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसको हम यहाँ देखेंगे। जो इकाई 1 है, खैर उसमें तो भूगोल के बारे में बताया गया है, भूगोल क्या होता है, कितनी शाखाएं होती हैं, वो सब हमारे काम का नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे इसका जो पृथ्वी वाला चैप्टर है उसकी ज़रा हम यहाँ से बात करेंगे। तो जो पहला इसका अध्याय है जो हमारे लिए काम का है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसको हम देखेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या है ये, ठीक। तो देखिए, जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पृथ्वी से ही होगी, सीधी सी बात है ना। तो वही सब है यहाँ पर, उसको हम देखेंगे। देखो, तो पहले तो भाषा, देखिए एनसीईआरटी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है क्या, वो है आसान भाषा, ठीक है। आसान भाषा जो इसकी है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता भी हम कह सकते हैं कि ये विशेषता है एनसीईआरटी की कि इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे को समझाने के लिए इनको बनाया गया है। तो भाषा बहुत ही आसान रखी गई है जिससे हर बच्चा इनको समझ पाए। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखो, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने नर्सरी में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या हम सब ने पढ़ी है, उसी के बारे में यहाँ पर ये बातचीत हो रही है। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा, असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। ये सब बच्चों को समझाने के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये टिमटिमाते तारे बने कैसे, और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास ये सब कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है, क्या क्या सिद्धांत थे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, स्टार्टिंग से ही आप इसको देखो जरा। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इसमें सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है वो दी है इमैनुअल कांट ने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इमैनुअल कांट ने सबसे पहला दिया, ठीक है। इसके बाद 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत करके निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसको इन्होंने दिया। अच्छा, यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि लाप्लेस की जो परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, उसका नाम क्या है, या फिर सिद्धांत का नाम दे देगा कि बताइए नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी है। तो आपको आंसर यहाँ पर करना होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था ये एक नेबुलर फॉर्म में था। नेबुलर मतलब आप समझिए एक तरीके से ये बादल नुमा एक समूह था, ठीक है, जो घूम रहा था। और बाद में इसी घूमते हुए पदार्थों से निर्माण हुआ किसका, सूर्य का। ये जो घूमते हुए पदार्थ थे जो बादल के रूप में थे, इन्होंने ही क्या बनाया, इन्होंने सूर्य बनाया, ठीक है। ऐसा कहना था किसका, ऐसा कहना था लाप्लेस का। तो लाप्लेस की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित है। यानी ये जो बादल आप देख रहे हैं, इन्हीं से बना सूर्य और फिर इन्हीं से बन गए हमारे ग्रह, ठीक है। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है जिसको दिया है किसने, लाप्लेस ने। बाद में क्या हुआ, बाद में इसको जो है संशोधित किया गया, ठीक है। संशोधित किसने किया, संशोधित किया इसको 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने, ठीक है। इनका कहना ये था कि भाई जैसा कि लाप्लेस ने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इसमें कुछ और हुआ था। क्या हुआ था, उन्होंने कहा ब्रह्मांड में एक अन्य
भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल के अलग हो गया। वह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह के बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही बाद में ग्रह बन गए। यानी इनका कहना ये है, ये जो व्यक्ति हैं मोल्टन और चैम्बरलेन, इनका कहना था कि ये था हमारा सूर्य के पास से एक दूसरा स्टार यहाँ से निकला। ठीक है, जब ये इसके पास से होकर के निकला तो इस तारे की ग्रेविटी की वजह से सूर्य से कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो गया। इसको उन्होंने सिगार नुमा आकृति कहा। अब ये तारा तो यहाँ से चला गया, लेकिन जब ये तारा यहाँ से चला गया तो इस तारे के चले जाने के बाद ये जो सूर्य से निकला हुआ सिगार नुमा आकृति थी, ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगी ग्रेविटी की वजह से। और बाद में ग्रेविटी की वजह से घूमते घूमते ये जो सिगार नुमा आकृति थी ये गोल हो गई और इसी से जन्म हुआ हमारे ग्रहों का। ठीक है, तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, लाप्लेस क्या बोल रहे हैं, चैम्बरलेन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ना केवल प्री बल्कि मेंस में भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो परिकल्पनाएं हैं इनमें मूलभूत अंतर क्या है। तो आपको फिर आंसर करना पड़ेगा और आंसर यहीं से आएगा। ठीक है, तो समझ लो एक बार फिर से। लाप्लेस कह रहे हैं कि चारों ओर जो है एक बादलनुमा आकृति थी, उस बादलनुमा आकृति से सूर्य बना और उसी से बने हैं ग्रह। जबकि चैम्बरलेन और मोल्टन कह रहे हैं कि सूर्य पहले से था। ठीक है, सूर्य के पास से एक दूसरा तारा निकला जिससे सूर्य का कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो गया। यही टूटा हुआ हिस्सा सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, समय के साथ ये गोल हो गया और इसी गोल हुए पिंड से ही बने हमारे ग्रह। ये कहना है चैम्बरलेन और मोल्टन का। बात समझ में आई नहीं आई? ये दोनों में बेसिक अंतर है। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। किस मत का? जो अभी हमने देखा कि जो चैम्बरलेन और मोल्टन बोल रहे हैं कि आपका एक सिगारनुमा आकृति सूर्य से अलग हुई। तथापि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के बात को मानते हैं। यानी आने वाले समय में भी ये माना गया कि सूर्य के साथ एक और सूर्य जैसा तारा हुआ करता था। ये सारे के सारे तर्क जो है ये कहलाते हैं बाइनरी थ्योरीज, यानी द्वैतारक सिद्धांत। अब नाम से ही स्पष्ट देखो, द्वैतारक का मतलब क्या है? दो तारे। एक तारा तो हमारे पास ऑलरेडी सूर्य है, दूसरा तारा भी सूर्य के जैसा ही था एक समय में, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड, हाँ जी, 1950 में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के काले वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको लाप्लेस ने दिया था, में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण निम्न था। उनके अनुसार सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। यानी जो लाप्लेस ने यहाँ पर अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी कि सूर्य किससे बना है? एक बादलों के समूह से बना है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या? नेबुला। उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, किसने? ऑटो शिमिड और वाइजास्कर ने। इनका कहना था कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, ये अंदर सूर्य हो गया, इसके चारों ओर जो है बादल थे। ये बादल काय के बने थे? ये बादल मेनली बने थे हाइड्रोजन और हीलियम के। ऐसा कहना था किसका? ऐसा कहना था ऑटो शिमिड और वाइजास्कर का। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी आकृति के बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, सूर्य के चारों ये जो हाइड्रोजन हीलियम था ये आपस में टकराया, टकराने की वजह से क्या हो गया? एक प्लेट जैसी आकृति का निर्माण हुआ। बाद में यही प्लेट जैसी आकृति गोल हो गई और ठोस होकर के बन गई क्या? हमारे ग्रह। ऐसा कहना था किसका? ऐसा कहना था ऑटो शिमिड और वाइजास्कर का। समझ में आया? इनकी बेसिक जो थ्योरीज है इनमें अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि लोग मेनली बात कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी अर्थ कैसे बनी, तो लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। लेकिन समय के साथ लोगों को महसूस हुआ कि केवल अर्थ से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करनी चाहिए कि आखिरकार पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना। अब यूनिवर्स की उत्पत्ति को लेकर के, इसके जन्म को लेकर के जो सिद्धांत हैं जरा उनके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, देखो जरा।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, जो सबसे इसमें फेमस सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो है बिग बैंग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग। बिग बैंग की अवधारणा को किसने दिया है, देखो ध्यान रखना, इसको दिया है जॉर्ज लेमेंथियर ने। ठीक, जॉर्ज लेमेंथियर नामक एक व्यक्ति थे, कहें तो ये चर्च के पादरी थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि आखिरकार ब्रह्मांड हमारा कैसे बना। ठीक, उसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया बिग बैंग। बिग बैंग, देखिए बैंग का मतलब होता है विस्फोट, बिग माने बड़ा, तो हिंदी में से कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का मतलब है एक्सपेंड माने जो फैल रही है, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। अच्छा, बार बार एक शब्द आ रहा है यहाँ पे हाइपोथेसिस, इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ भी आ रहा था, इससे पहले भी आया। तो देखो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, मतलब हम इसको कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये हुआ था। मतलब अब यहाँ पर आप देखो, ये बिग बैंग की बात हो रही है, तो बिग बैंग को जब हो रहा था बिग बैंग, ठीक है, आज से 3-4 अरब करोड़ साल पहले, तो क्या उस समय कोई व्यक्ति मौजूद था जो इस बात की पुष्टि कर दे कि नहीं मेरे सामने ही बिग बैंग हुआ था? नहीं हो सकती, ये कभी नहीं होगा। तो ये केवल परिकल्पना पर आधारित होते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इसका आपको डायरेक्ट एविडेंस शायद कभी भी ना मिले, तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना जो कहीं ना कहीं कल्पना पर आधारित है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, ध्यान रखना, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, शब्द आपको समझ में आएंगे तो बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो जॉर्ज लेमेंथियर थे उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया जो है बिग बैंग से बनी है, महाविस्फोट से बनी है, और जब भी किसी चीज़ में विस्फोट होता है तो उस चीज़ का विस्तार होता है। इसी चीज़ को कंफर्म कर दिया किसने, एडविन हबल ने। एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। भाई किसी भी चीज़ में, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, दिवाली अब आने वाली है कुछ दिन में, दिवाली में बच्चे क्या करते हैं, दिवाली के अगले दिन जब गोवर्धन होता है ना, तो गोवर्धन में बच्चे क्या करते हैं, गोबर में लगा देते हैं पटाखा और इसे फोड़ते हैं। तो जब वो पटाखा फोड़ते हैं तो सारा का सारा गोबर दीवारों पे जम जाता है ना, निशान चले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विस्फोट की ताकत ने गोबर का विस्तार कर दिया। वैसे ही जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। इस चीज़ को कंफर्म किसने किया, इस चीज़ को कंफर्म किया सबसे पहले एडविन हबल ने। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड विस्तार का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा एक गुब्बारा लो, इसके ऊपर कुछ निशान लगाओ, इनको आकाशगंगा मान लो। जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो निशान अपने जो निशान जो आपने पास पास लगाए थे वो गुब्बारे के फूलने के साथ दूर दूर हो जाएंगे। इससे हम कह सकते हैं कि आकाशगंगाएं आपस में दूर जा रही हैं। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा कि ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने चिन्ह छोटा लगाया था, जब आप गुब्बारे को फुलाओगे तो वो चिन्ह भी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। मतलब जो तथ्य है कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो फिर आकाशगंगाएं भी बड़ी हो रही होंगी, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। ठीक है, समझ लो इसको थोड़ा सा। अब देखो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए। ठीक, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है विचित्रता या एकाकी। परमाणु का मतलब हो गया, ये है सिंगुलैरिटी, यानी जब सारी चीज़ें एक सिंगल एटम में मौजूद थी तब इसको बोलते सिंगुलैरिटी। इसमें क्या हुआ, इसमें अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद बनी हमारी क्या, आकाशगंगा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आकाशगंगाएं हैं। बाद में इन्हीं आकाशगंगाओं का विस्तार हो गया और विस्तार होते होते आज इस स्थिति में मौजूद है कि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो परिणाम है किसका है, ये बिग बैंग का परिणाम है। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब साल पहले हुई। भाई तो ये पेपर में सीधे सीधे पूछ सकता है कि बिग बैंग कब हुआ, तो 13.7 अरब साल पहले हुआ। और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, क्योंकि विस्फोट हुआ तो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा के कारण ब्रह्मांड फैल रहा है। ऊर्जा इतनी विशाल थी कि अभी तक वो कम नहीं हुई है, इसीलिए आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, यानी ये जो एनर्जी थी ये मैटर में कन्वर्ट हो गई। E = mc² आपने सुना है, ठीक है, उसी से कुछ जो है जो एनर्जी थी वो मास में कन्वर्ट हो गई। ठीक।
हाँ जी, हाँ। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अच्छा, पहला परमाणु वो कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, पहला परमाणु हाइड्रोजन था, याद रखना। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। यानी स्टार्टिंग में जब बिग बैंग हुआ तो तापमान बहुत ज़्यादा था, फिर तापमान में कमी आ गई और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। अब ये दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। एक तो जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो है सारा का सारा जो है ब्रह्मांड फैल रहा है विस्फोट की वजह से। इसके विरोध में एक दूसरा सिद्धांत आया जिसको हॉयल महोदय ने दिया था, याद रखना। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था और वो फैल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा ब्रह्मांड अभी है वैसा ही था और हमेशा से ऐसा ही रहा है, ये इसमें कोई चेंज वेंज नहीं आया। उन्होंने इस सिद्धांत को नाम दिया स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से उन्होंने इसको बताया। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एडविन हबल ने जो है अपने दूरबीन के माध्यम से देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो इस वजह से ज़्यादातर वैज्ञानिक समुदाय ये मानता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब ज़्यादातर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के पक्षधर में ही है, यानी ज़्यादातर वैज्ञानिक समुदाय बिग बैंग को ही सपोर्ट करता है क्योंकि उसके चिन्ह मिलते हैं हमें। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा और आगे बढ़ते हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, अलग अलग तरीके से था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। भाई जिसका घनत्व ज़्यादा था उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था, जिसका घनत्व कम था उसका गुरुत्वाकर्षण कम था, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। जब एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनके बीच उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। यानी एक आकाशगंगा मान लीजिए, अगर हम ये आकाशगंगा मान लें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी जो है लाइट ईयर में होगी, यानी प्रकाश वर्ष में होगी, करोड़ों किलोमीटर में होगी। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आपको 80,000 साल लगेंगे, कम से कम 80,000 लाइट ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 80,000 साल लगेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितनी विशाल होती हैं आकाशगंगा। और ये तो मैंने कम से कम बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 1,50,000 तक हो सकता है, तो बहुत ही बड़ा साइज़ होता है हमारी आकाशगंगा का। ठीक है, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से हुई। मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहला आइटम हाइड्रोजन ही है इस दुनिया में। हाइड्रोजन के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों। देखो आप लोग बढ़िया तैयारी करो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा देंगे। देखो अब देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। भाई प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, सब लोग जानते हैं। विचारणी है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यह 9.46, ठीक है, आगे और भी है, किलोमीटर के बराबर है। यानी प्रकाश 1 साल में कितना चलता है? 9.4611012 किलोमीटर। ठीक है, इतना चलता है प्रकाश। ठीक, हाँ, इतने किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर ये करोड़ होगा, ध्यान रखना। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी केवल 8.311 है। यानी ये जो दूरी है हमारी
14,95,98,98,000 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के। तो अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो इसको यहाँ तक आने में केवल 8.31 मिनट का ही समय लगेगा, ध्यान रखना। इसी को हम बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है, तो वो यही है। चलिए ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। पहली क्लास थी इसीलिए मैं इसको छोटा ही रखूँगा। अगर आप लोग देखो सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे क्लास की जो अवधि है हम बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके सारा का सारा टॉपिक हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको कुछ इसमें समझ में आया, क्लास में नहीं आया, क्या चीज़ है ये, ठीक है। आपके कुछ सलाह सुझाव हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। और इसमें देखिए ना केवल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बल्कि बाद में जो इनके क्वेश्चन होंगे उनको भी लगाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अच्छा तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख लो, इनमें से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, यानी पृथ्वी कब बनी। तो अगर इसका हम आंसर करना चाहें तो पृथ्वी कब बनी होगी भाई पृथ्वी बनी है कब, बिग बैंग के समय। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ब्रह्मांड बना तभी तो पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड से अलग थोड़ी है पृथ्वी। तो ब्रह्मांड बन गया बिग बैंग से तो पृथ्वी बन गई। तो बिग बैंग कब हुआ है, बिग बैंग हुआ है 13.7 अरब साल पहले। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके, ये आपने अभी पढ़ा नहीं है उसे हम आगे देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मेंस देने जाओगे ना तो वहाँ पर सवाल इस तरीके से आएंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इन तर्कों में मूलभूत अंतर बताओ। मैंने बोला था ना पेपर में, इसी फॉर्मेट में ही आ जाएगा मेंस में कि कांट और लाप्लेस का तर्क क्या है और चैम्बरलेन और मोल्टन का क्या है। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि कांट ने क्या बोला, कांट ने बोला कि सूर्य था हमारा, सूर्य के चारों ओर ये बादल थे जिन्हें नेबुला कहा गया और इन्हीं से हम बने हैं हमारे ग्रह। चैम्बरलेन का कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनका कहना था कि हमारा ये सूर्य था, सूर्य के पास से एक दूसरा तारा निकला, उस तारे के निकलने की वजह से क्या हुआ, एक सिगार नुमा आकृति का पदार्थ हमारे सूर्य से जो है बाहर निकला और ये तो स्टार यहाँ से चला गया। तो इसके जाने के बाद ये जो माल मसाला सूर्य से बाहर निकला सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और उसी के घूमने की वजह से वो गोल हो गया और बने हमारे ग्रह। तो ये इसी तरीके से जो है पेपर में सवाल आपके मेंस परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाए। यहाँ पर आप देखो बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कर दो, मेंस में इसी तरीके के सवाल आते हैं। तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ना केवल प्री बल्कि मेंस में भी बहुत हेल्प ये करेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।